नमस्कार। आज बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया के बारे में। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो रेगुलर और स्टेडी इनकम प्रोवाइड करते हैं, या तो इंटरेस्ट या कूपन के फॉर्म में। टिपिकली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कंपेयर टू इक्विटी या बाकी एसेट क्लासेस के। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ स्टेडी इनकम पाना चाहते हैं, उनके लिए ये सही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। चलिए अब इस प्रेजेंटेशन में हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिनमें है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, sovereign gold bonds, RBI floating rate savings bond, public provident fund, post office monthly income scheme, senior citizen savings scheme, सुकन्या समृद्धि योजना। इनमें सबसे पहला है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक प्रोडक्ट है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स को, ताकि वो एक लमसम डिपॉजिट कर सके एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो इनके फायदों में ये काफी सेफ माने जाते हैं और ये इंश्योर्ड होते हैं अप टू 5 लाख। ये मैं बैंक एफडीज की बात कर रहा हूँ। रिटर्न जो है वो फिक्स होते हैं और प्रिंसिपल गारंटीड होता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। इनके अगर हम नुकसान देखें तो रिटर्न्स लो होते हैं एज कंपेयर टू रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स। रिटर्न जो है वो टैक्सेबल हैं, और अगर हम अर्ली विड्रॉल करते हैं तो उसकी पेनल्टीज होती हैं। आजकल वैसे कुछ बैंक्स ऑफर करने लगे हैं लो पेनल्टी या विदाउट पेनल्टी, बट बाय एंड लार्ज विड्रॉल पेनल्टीज होती हैं। टिपिकल ड्यूरेशन 7 दिनों से लेकर 10 साल के बीच में हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग जो है वो बैंक्स की टिपिकली हाई होती है, जबकि कॉर्पोरेट जो एफडी होते हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग हाई से लो कुछ भी हो सकती है। तो ये आपके लिए जरूरी है कि अगर आप कॉर्पोरेट एफडी चूज करते हैं तो आप उस कंपनी को ठीक से एनालाइज कर लें, क्योंकि कॉर्पोरेट एफडी के केस में किसी तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। एफडीज का एक्सपेक्टेड रिटर्न 4 से 8% की रेंज में टिपिकली आज की डेट में है। इनको इन्वेस्ट करने के लिए आप डायरेक्टली बैंक्स के थ्रू, पोस्ट ऑफिसेज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं। तो जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं या जिनको स्टेबल इनकम और साथ में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो लोग बैंक एफडीज को प्रेफर कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, वो कॉर्पोरेट एफडीज के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो उन कंपनीज को जिनको आप पैसे देने वाले हैं उनकी ठीक से जांच पड़ताल कर लें, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस आपको पता होनी चाहिए, वरना बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये कंपनीज इशू करती हैं कैपिटल रेज करने के लिए, अपनी अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको कैपिटल की जरूरत होती है। तो इसके फायदे अगर आप देखेंगे तो ये इनके रिटर्न जो है वो टिपिकली एफडीज या गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा रहेंगे। इसमें रेगुलर इनकम इंटरेस्ट पेमेंट के साथ में आपको मिलेगी, और ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। इनके नुकसानों में क्रेडिट रिस्क एक काफी बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर कंपनी जिसका आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड लिया हुआ है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है या डिटेरिएट होती है तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। लिक्विडिटी रिस्क भी इसमें है, क्योंकि आपको सेकेंडरी मार्केट में बेचने में दिक्कत हो सकती है, और जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। इनकी टिपिकल ड्यूरेशन 3 साल से 10 साल के बीच में होती है।
क्रेडिट रेटिंग इसकी वेरी करती है हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच में, डिपेंडिंग ऑन इशूअर्स क्रेडिट वर्दिनेस। एक्सपेक्टेड रिटर्न आज की डेट में टिपिकली 6 से 12% के बीच में है, और इसमें क्रेडिट रेटिंग जितनी अच्छी होती है रिटर्न आप उतना कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको इन्वेस्ट करने का तरीका है ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स और म्यूचुअल फंड्स जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके द्वारा। तो जिन इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिस्क लेते हुए थोड़े ज्यादा रिटर्न कमाने हैं और वो कंपनी जिसको इवेलुएट करने में उनको दिक्कत नहीं है, उसमें सक्षम है, उन इन्वेस्टर्स के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगला है टैक्स फ्री बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, और गवर्नमेंट इशू करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से वो इशू करती हैं, और ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम ऑफर करते हैं। तो जो इंडिविजुअल जो हायर टैक्स ब्रैकेट में है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि टैक्स फ्री इंटरेस्ट का मतलब यह है कि जो इफेक्टिव जो यील्ड है उनकी वो अच्छी रहेगी। दूसरा जो इनका फायदा है वो ये है कि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के मुकाबले सेफ रहते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज इनको इशू करती हैं। तो इनके नुकसानों में इनका जो रिटर्न होगा वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के मुकाबले थोड़ा कम होगा। सबसे बड़ा वो इशू है वो ये है कि पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स फ्री बॉन्ड इशू नहीं किया है। तकरीबन 2016-17 के बाद से कोई भी नया टैक्स फ्री बॉन्ड मार्केट में नहीं आया है। तो इनकी अवेलेबिलिटी केवल सेकेंडरी मार्केट के थ्रू है, वहां पे भी आपको स्टॉक एक्सचेंजेस में जाके देखना पड़ेगा कि किन में अवेलेबिलिटी है। इसमें काफी एफर्ट लगेगा आपको खरीदने के लिए, लग सकता है। और तीसरा इनका नुकसान यह है कि इनका इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्योंकि बॉन्ड का टेन्योर काफी ज्यादा होता है, 10 से 20 साल के बीच का। तो अगर उस बीच में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगे तो आपका चूंकि इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है पूरे ड्यूरेशन के लिए, तो आपको नुकसान हो सकता है। इनकी टिपिकली जो ड्यूरेशन है वो 10 से 20 साल होती है। क्रेडिट रेटिंग इनकी हाई होती है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ही इशू करती हैं। इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न 5 से 7% के बीच में टैक्स फ्री आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के समय। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पे जाके सेकेंडरी मार्केट में बाय या सेल करना पड़ेगा, या कोई अगर नया इशुएंस आता है तब, लेकिन चूंकि वो बहुत सालों से नहीं आया इसलिए उसमें क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट कब ये दोबारा इशू करेगी। जो इन्वेस्टर्स लो रिस्क के साथ में टैक्स फ्री इनकम चाहते हैं उनके लिए ये सूटेबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिनको हम एनसीडीज भी बोलते हैं। तो ये कंपनीज इशू करती हैं, और इसको एनसीडीज को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये प्योरली डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनके फायदे ये होते हैं कि इनका रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एफडी से के मुकाबले ज्यादा रहता है, और इसमें डिपेंडिंग ऑन आपने जो ऑप्शन चूज किया है, क्वार्टरली, सेमी एनुअल या एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट का, आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा। एनसीडीज दो तरह की होती हैं, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड एनसीडीज वो होती हैं जिनमें जो इशुअर है वो एनसीडीज को अपने असेट्स के द्वारा बैक करता है, जबकि अनसिक्योर्ड एनसीडीज में कोई असेट्स की बैकिंग नहीं होती है। तो ये आपको हमेशा जान के रखना है, पूरी क्लैरिटी इनके बारे में होनी चाहिए कि जो इस एनसीडी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। इनके नुकसानों में क्रेडिट रिस्क है, अगर इशुअर की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है या समय के साथ में खराब हो रही है तो उस केस में अनसिक्योर्ड एनसीडी में ज्यादा मुश्किलें होंगी। सिक्योर्ड में चूंकि असेट्स की बैकिंग है उसमें भी प्रॉब्लम होगी, बट रिलेटिवली कम प्रॉब्लम होगी। दूसरा इसका इशू है लिक्विडिटी न अवेलेबल होना सेकेंडरी मार्केट में, या कम अवेलेबल होना। तो आप अगर कभी इनको खरीदना या बेचना चाहें तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तीसरा है इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है।
एनसीडीज की टिपिकल ड्यूरेशन 3 से 10 साल के बीच में होती है। क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट जो ट्रिपल ए है वहां से लोएस्ट डी, जिसको हम डिस्ट्रेस्ड बोलते हैं, वहां उसके बीच में कुछ भी हो सकती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 7 से 11% के बीच में हो सकता है। इनमें इन्वेस्टमेंट का तरीका है अपने ब्रोकर के थ्रू, अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एनसीडीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जिन इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न चाहिए और जो कंफर्टेबल है मॉडरेट क्रेडिट रिस्क के साथ, वो इन्वेस्टर्स के लिए एनसीडीज एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जिनका मैच्योरिटी पीरियड फिक्स रहता है। तो इनके फायदे ये हैं कि ये बहुत लो रिस्क हैं, क्योंकि बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये सेकेंडरी मार्केट में आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड है। तीसरा है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए अच्छे हैं। इनके नुकसानों में इनके रिटर्न्स जो हैं वो लो रहते हैं एज कंपेयर टू लॉन्गर टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें कोई रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि रिटर्न एक साथ मैच्योरिटी पे मिलते हैं। और तीसरा, ये इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है। इनकी टिपिकल ड्यूरेशन 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज होती है। क्रेडिट रेटिंग इनकी हाईएस्ट होती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इनकी टिपिकली आज की डेट में 3 से 5% के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनमें इन्वेस्ट करने का तरीका आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट में, दोनों हैं। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो लिक्विडिटी और सेफ्टी जिनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिनको हम G6 भी बोलते हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इनको इशू करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को हम स्टेट डेवलपमेंट लोन या SDL के नाम से जानते हैं, और ये आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट इनमें कर सकते हैं, बाकी और भी चैनल से। तो इनके फायदे अगर आप देखेंगे तो लो रिस्क है, बिकॉज ये गवर्नमेंट बैकिंग के साथ है। स्टेबल रिटर्न विद गारंटीड इंटरेस्ट, और लिक्विडिटी है सेकेंडरी मार्केट में। हालांकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रखनी होगी। इनके जो नुकसान है वो ये है कि ये बाकी रिस्कियर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके मुकाबले लोअर रिटर्न्स इनमें होंगे। इसमें इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो इनके प्राइसेस सेकेंडरी मार्केट में वो फ्लक्चुएट होंगे। अगर आप इनको मैच्योरिटी तक रखते हैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जो जिस रेट पे आपने इंटरेस्ट रेट पे खरीदा है वो रेट मिलता रहेगा। इसका इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलता है, 6 महीने के ऊपर। अगला नुकसान है इंटरेस्ट इसका टैक्सेबल है। इनकी टिपिकल ड्यूरेशन 5 से 40 साल के बीच में हो सकती है। क्रेडिट रेटिंग इनकी हाई होती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न टिपिकली 3% टू 7.5% आज की डेट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मैच्योरिटी एंड टाइप। इनको इन्वेस्ट करने का तरीके कई हैं। तो इनको आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे रजिस्टर करके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इजीली आप वहां से कर सकते हैं, या स्टॉक एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को सेफ और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स चाहिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिनको हम SGB भी बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। 1 ग्राम के गोल्ड के बराबर इसकी 1 यूनिट होती है। तो इनके फायदों में टैक्स फ्री कैपिटल गेन ऑन रिडेम्पशन आफ्टर 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स इन बॉन्ड्स की ड्यूरेशन होती है। अगर आप इनको रिडीम करेंगे पूरी ड्यूरेशन होने पे तो कैपिटल गेन्स नहीं लगते। कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं होती एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड, सो कॉस्ट कुछ नहीं है। और तीसरा, इनमें रिटर्न गोल्ड प्राइस के अप्रिसिएशन के हिसाब से मिलता है। तो अगर आप गोल्ड पे बुलिश हैं, आपको लगता है गोल्ड अच्छा करेगा, तो गोल्ड बॉन्ड्स एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं।
हालांकि आपको ये ख्याल रखना होगा कि पिछले करीब 2 सालों से गवर्नमेंट कोई भी नया एसजीबी लेके नहीं आई है। हालांकि ये सेकेंडरी मार्केट में अभी भी अवेलेबल है और आप इनको खरीद सकते हैं। इनके नुकसानों में पहला नुकसान है कि चूंकि ये गोल्ड प्राइस से लिंक्ड होते हैं, तो गोल्ड प्राइस के फ्लक्चुएशन के हिसाब से इनके प्राइसेस चेंज होंगे और रिडेम्पशन के समय जो गोल्ड प्राइस होगा उस हिसाब से आपको रिडेम्पशन मिलेगा। इनका एक लंबा लॉक इन पीरियड होता है 8 साल का, अगर आपको टैक्स फ्री कैपिटल गेन चाहिए। अगर आप उसके पहले सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेंगे। तीसरा है टैक्सेबल इंटरेस्ट। इनकी टिपिकल ड्यूरेशन जो है वो 8 साल है। क्रेडिट रेटिंग इनकी हाईएस्ट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन के साथ 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट आप जोड़ सकते हैं। 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट साल में 2 बार 6 महीने के ड्यूरेशन पे मिलता है। इनमें इन्वेस्ट करने का तरीका है आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू, बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस या स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू, अगर आप सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जिन इन्वेस्टर्स को गोल्ड में एक्सपोजर लेना है और जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए, अपना गोल्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लो रखते हुए साथ में 2.5% एनुअल इंटरेस्ट कमाते हुए जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगला है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। तो इन द पास्ट ये जो बॉन्ड्स थे ये फिक्स रेट आते थे, बट पिछले कुछ सालों से आरबीआई ने इनको फ्लोटिंग रेट कर दिया है और ये फ्लोटिंग रेट हर 6 महीने पे एडजस्ट होता है। तो इनका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड होता है और इनका इंटरेस्ट रेट 6 महीने पे चेंज होता रहेगा। तो इनके फायदे, हाई सेफ्टी बिकॉज गवर्नमेंट की बैकिंग है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एडजस्ट होता है पीरियोडिकली बेस्ड ऑन मार्केट रेट, जो कि सीपीआई लिंक्ड रहता है। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्टेडी इनकम है रेगुलर इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट पेमेंट के साथ, अगर आपने वो ऑप्शन चूज किया है तो। इनके नुकसानों में वेरिएबल रिटर्न है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स नहीं रहता पूरे ड्यूरेशन के लिए, तो आप रिटर्न प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पूरे ड्यूरेशन के लिए, रिटर्न चेंज होता रहेगा। दूसरा है इंटरेस्ट रेट का रिस्क। अगर आपके लेने के बाद इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लगते हैं तो इनके जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है, इसका इंटरेस्ट रेट भी एडजस्टमेंट में कम होता रहेगा, तो आपको जो आपका यील्ड है वो कम होता जाएगा। तीसरा है लिक्विडिटी इशू, बिकॉज इसमें आप 7 साल का लॉक इन है, ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं होते, इनमें एनुअल बेसिस पे एग्जिट ऑप्शन आता है, लेकिन अदरवाइज आप इसमें कोई किसी और तरीके से इनको बेच के निकलना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जो इसका इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। टिपिकल ड्यूरेशन 7 साल है। क्रेडिट रेटिंग हाई है। एक्सपेक्टेड रिटर्न वेरी करेगी, आज के हिसाब से 7 से 8% के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको इन्वेस्ट करने का इनमें तरीका आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू, ब्रोकर्स, बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के थ्रू। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए रेगुलर इनकम के साथ लिटिल लॉन्गर टर्म के लिए, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएफ जो है वो एक गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसमें टैक्स फ्री रिटर्न मिलते हैं। तो पीपीएफ का अगर आप देखेंगे तो पीपीएफ का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि ये एग्जेम्प्ट स्टेटस के साथ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C में। जो इसमें इंटरेस्ट जनरेट होता है वो टैक्स फ्री होता है, और जो आप विथड्रॉल इसका करते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है।
तो ऐसी बहुत बहुत ही लिमिटेड स्कीम्स हैं आज जिनमें आपको एग्जेम्प्ट रिटर्न मिलता है। दूसरा फायदा ये है कि गवर्नमेंट बैक्ड है, तो ये सेफ है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंडिया में ये है आज। पीपीएफ के नुकसानों को अगर हम देखें तो एक पहला नुकसान ये है कि लॉक इन पीरियड काफी लंबा है, वो 15 साल का होता है और इसमें लिक्विडिटी लिमिटेड है। पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड होते हैं 6 साल के बाद स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए। फिर उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन अलाउड है वो भी लिमिटेड है, उसमें एक अपर कैप है 1.5 लाख पर ईयर की। तो इसमें जो लॉक इन पीरियड है उसको मैनेज करने का तरीका एक ये है कि आप माइनर अकाउंट काफी पहले खोल सकते हैं, ताकि जब तक वो माइनर मेजर बने उस समय तक लॉक इन का मोस्ट ऑफ द पीरियड इफ नॉट ऑल वो निकल चुका हो। उसके बाद में केवल 5-5 साल के ब्लॉक्स में जो लॉक अप्लाई होगा वो एक्सटेंशन का 5-5 साल का लॉक एप्लीकेबल होगा। तो वो एक तरीका इसको मैनेज करने का है। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो माइनर जिस अकाउंट में जिसमें आप गार्जियन हैं, उस अकाउंट और आपके खुद के अकाउंट का टोटल कंट्रीब्यूशन टुगेदर 1.5 लाख पर ईयर से एक्सीड नहीं कर सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। पीपीएफ का टिपिकल ड्यूरेशन जो है वो 15 साल है। उसके बाद आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स एक्सटेंड कर सकते हैं 5-5 साल के लिए। क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इसको वेरिएबल कर दिया है इंटरेस्ट रेट, तो हर क्वार्टर रेट रिवीजन होता है और आज के रिटर्न के हिसाब से जो कि थोड़ा 7% के ऊपर है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 to 8% का रिटर्न। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट आप बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स टैक्स एफिशिएंट सेविंग इनको चाहिए और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ जिनको रिस्क भी लो रखना है, उन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको POMIS भी कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है जिसमें मंथली इंटरेस्ट रेट पेमेंट होता है। तो इसके फायदे अगर आप देखेंगे तो सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है। दूसरा, इसमें रेगुलर मंथली इनकम मिलती है, तो ये रिटायरीज के लिए, जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं उनके लिए काफी सूटेबल है। इसके अगर आप नुकसान देखेंगे तो उनमें रिटर्न्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लो होते हैं, इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा और इसमें मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो फॉर अ सिंगल अकाउंट 9 lakhs और फॉर जॉइंट अकाउंट 15 lakhs होता है। इसकी टिपिकल ड्यूरेशन जो है वो 5 साल होती है। क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट है। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 6 to 8% के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये भी समय समय पे रिवाइज होती रहती है। इसमें इन्वेस्टमेंट, चूंकि ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आपको करना होगा। ये सूटेबल होगा जो रिटायरीज हैं या वो इन्वेस्टर्स जिनको स्टेबल मंथली इनकम चाहिए, उनके लिए एक ऑप्शन ये अच्छा हो सकता है। अगला ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या SCSS। ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं और इसमें अपर लिमिट जो इन्वेस्टमेंट की है वो 30 lakhs की होती है। इसके फायदे अगर आप देखेंगे तो इसमें सीनियर सिटीजन के लिए एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, सेफ है और रेगुलर इनकम है क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट के थ्रू। अगर इसके आप नुकसान देखेंगे तो ये केवल सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है 60+ ईयर्स ऑफ एज के लिए। इनकम टैक्सेबल है और इसका टेन्योर 5 years है जो कि शॉर्ट है। तो इसकी ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो टेन्योर वाइज 5 years है, लेकिन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 और सालों के लिए। तो टोटली 8 साल तक ये आप
खोल सकते हैं। इसकी क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका वेरिएबल होगा क्योंकि इसमें क्वार्टरली रेट एडजस्टमेंट होता है। आज की डेट में आप 7 to 9% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर एनम। इसमें इन्वेस्टमेंट आप पोस्ट ऑफिस या डेजिग्नेटेड बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन जिनको रेगुलर इनकम चाहिए और लो रिस्क के साथ, उन सीनियर सिटीजन के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा हो सकता है। अगला ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको SSY भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ स्कीम है जो गर्ल चाइल्ड वेलफेयर के लिए लाई गई है कुछ साल पहले। तो इसके आप फायदे देखें तो गवर्नमेंट बैक्ड है, तो हाईएस्ट सेफ्टी है। पीपीएफ की तरह ये भी एग्जेम्प्ट है, तो आपको काफी टैक्स एफिशिएंट है। आपका कंट्रीब्यूशन वो टैक्स बेनिफिट में सेक्शन 80C में आएगा। आपका जो इंटरेस्ट है और आपका जो विड्रॉल है सब कुछ टैक्स फ्री है। इसका इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली थोड़ा हाई रखा है अभी तक गवर्नमेंट ने, तो वो एक इसका तीसरा बेनिफिट है। अगर आप इसके नुकसान देखेंगे तो ये रिस्ट्रिक्टेड यूज है, क्योंकि केवल ये गर्ल चाइल्ड के लिए आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, और वो भी 10 साल के अंदर की एज में। उसके ऊपर के लिए आप ये नहीं खोल सकते जो करंट रूल्स हैं उनके हिसाब से। लॉक इन पीरियड इसमें है कि वो जो फंड्स हैं वो सर्टेन कंडीशंस, मैरिज या एजुकेशन के अलावा वो फंड्स आप विड्रॉ नहीं कर सकते टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ द गर्ल। और तीसरा इसमें जो नुकसान है वो ये है कि लिमिटेड कंट्रीब्यूशन अलाउड, पीपीएफ की तरह ही, विद अ अपर लिमिट ऑफ 1.5 लाख पर ईयर। इसकी जो ड्यूरेशन है वो तब तक के लिए आप इसको खोल सकते हैं जब तक कि गर्ल 21 ईयर्स ऑफ एज अटेन नहीं कर लेती। क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो इसमें भी गवर्नमेंट क्वार्टरली रेट एडजस्टमेंट करती है, तो आप 7 to 9% आज के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस या डेजिग्नेटेड बैंक्स के थ्रू किया जा सकता है। तो जो पेरेंट्स या गार्जियंस जो कि अपनी बेटी के लिए एजुकेशन या मैरिज के लिए सेव करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और साथ में टैक्स वाइज काफी बेनिफिशियल है। तो लॉन्गर टर्म में आप काफी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो अंत में कंक्लूजन, हमारे देश में एक वैरायटी ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, कैटरिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इसमें जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जिनको सेफ्टी जिनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बैंक एफडीज, पीपीएफ, जीसेक, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिन इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिस्क लेके थोड़े हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है, उनके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या एनसीडी सूटेबल हो सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स या रिटायरीज, उनको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको वो कंसीडर कर सकते हैं। और पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है। थैंक यू।